मरने के बाद क्या होता है, क्या आपको पता है? हाय, आप हम सबको छोड़कर कहाँ चले गए? विलाप करते हुए मेरी पत्नी ने चारों तरफ निगाह घुमाकर देखा। सबके चेहरे के इंप्रेशन देखते हुए उसकी निगाह दोनों बहुओं पर टिक गई। मैंने सोचा जरूर सोच रही होंगी कि मेरी ही बुराई कर रही हैं। मैं जोर से चिल्लाया, अरे मैं कहीं नहीं गया हूँ कमबख्तो, तुम ही लोगों ने मुझे बेड के गद्दे से उतार कर नीचे फर्श पर लिटाया हुआ है। लेकिन मेरी आवाज़ का किसी पर कोई असर नहीं हुआ, जैसे किसी ने सुना ही नहीं। अरे क्या यह लोग मेरी आवाज़ को सुन ही नहीं रहे? क्या मैं मर गया हूँ? यह सोचते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। लेकिन ये क्या, मेरा शरीर तो वहीं पड़ा है। इतने में मेरी बहू ने मेरी पत्नी के कान में उस सोने की अंगूठी के लिए कहा जो मेरी उंगली में थी। मेरी पत्नी आहिस्ता से मेरी बगल में आई और अंगूठी निकालने लगी। ये वही अंगूठी थी जो मुझे शादी में मेरे ससुराल से मिली थी और वह उसे कभी उतारने नहीं देती थी। मैंने ध्यान दिया कि ना मुझे कोई सुन पा रहा है और ना ही देख पा रहा है, जबकि मुझे सब दिख सुन रहा था। मैं वहां से दूसरे कमरे में गया। उस कमरे में मेरा साला और उसकी पत्नी बातें कर रहे थे। अपने पति से कह रही थी, मेरी कज़न की शादी 4 दिन बाद है, अभी तो बहुत तैयारी करनी है, शॉपिंग भी अभी कुछ नहीं की। जैसे भी हो जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करना, कोई भी बहाना बना देना, मुझे शादी में ज़रूर जाना है। मैं वहां से चला। एक कोने में मुझे रमेश दिखाई दिया। मैं जानता था, एक नंबर का चलता पुर्जा इंसान है। फोन पर किसी से बात कर रहा था। भाई साहब, आपकी पेमेंट आज पक्की थी, लेकिन क्या करूं, मेरे एक रिश्तेदार की अचानक मौत हो गई। मैं वहां फंस गया हूं। आपकी पेमेंट 2-4 दिन बाद करता हूं। मैं मन ही मन बुदबुदाया, साला टोपीबाज मरने का भी फायदा उठा रहा है। इतने में आवाज आई, चलो नहलाना शुरू करो। मुझे उठाकर नंगे फर्श पर लिटा दिया और ठंडा पानी डालने लगे। मैं जोर से चिल्लाया, अरे कमबख्तो, पानी तो गर्म कर लो, ठंड में मारोगे क्या? लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर मुझे नए कपड़े पहनाकर अर्थी पर लिटा दिया गया। तभी मेरे कानों में फिर एक आवाज आई। यह विजय था, मेरी बुआ का लड़का। कह रहा था, कोई गाड़ी बुला लो, इतना वजन लेकर कौन चलेगा। बहुत बार बोला था थोड़ा वजन कम कर लो, कभी माना ही नहीं। उसके बाद मुझे एक गाड़ी में डालकर शमशान घाट पहुंचाया गया। मैंने देखा मेरा बड़ा बेटा और उसका ससुर बात कर रहे थे। उसका ससुर मेरी प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी ले रहा था। कुछ लोग लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करने में लगे थे। पंडित जी की आवाज आई, इनको चिता पर ले आओ। वहां से मैंने निगाह घुमाकर देखा, कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई अपने निजी होने का ढोंग कर रहा था। कुछ रिश्तेदार इस मौके को आपस में मिलने का बहाना बता रहे थे। कुल मिलाकर सब लोग दुखी होने का नाटक कर रहे थे। खूब मोबाइल नंबर लिए दिए जा रहे थे। पंडित जी के कहने पर लोगों ने मेरे ऊपर लकड़ियां डालनी शुरू कर दी। मैं फिर चिल्लाया, अरे थोड़ा वजन कम करो, मारोगे क्या? अचानक सब जल्दी जल्दी होने लगा। बड़ा लड़का मटका लेकर चारों तरफ घूमने लगा। फिर उसने वह मटका नीचे गिराकर तोड़ दिया। मैं कह उठा, अरे क्यों तोड़ दिया, गर्मियों में पानी पीने के काम आता। पर मेरी कोई सुनवाई नहीं थी। अचानक सब लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हट गए। मैंने देखा मेरा लड़का हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं डर गया, जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। तभी मुझे मेरी पत्नी की जोरदार आवाज सुनाई दी, क्यों शोर मचाया हुआ है, सोने भी नहीं दे रहे, फिर सपना देख रहे हो क्या? हे भगवान, तुम और तुम्हारे सपने। मैं हक्का बक्का होकर चारों तरफ घूमकर देख रहा था। यहाँ तो कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई पंडित नहीं है, लड़का भी नहीं है, सिर्फ पत्नी है। मेरा सारा शरीर पसीने से तरबतर था। दिमाग में ख्याल आया, ओह, तो मैं मरा नहीं हूँ। मेरी सांस में सांस आया और फिर से करवट बदलकर सो गया। दोस्तों, पूरी जिंदगी की भाग दौड़ के बाद क्या होता है, क्या हो सकता है, ये उसका छोटा सा टेलर है। आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय करिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, क्योंकि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। आप इस यात्रा को किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों,
कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, साथ में आगे शेयर भी करें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल गुरजीत स्टोरीज कहानियाँ दिल से में ज़िंदगी के एक नए रंग के साथ, एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करते रहिए, जुड़े रहिए।